हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले क्लास में आपको जो है हम अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट से लेकर फॉर्मूला तक आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न लेकर आए, ऐसे भी क्वेश्चन लेके आए जो कि फॉर्मूला बेस्ड था और उस फॉर्मूला पे आपको हम सवाल बताने का कोशिश किए। तो पिछले क्लास में अब हमको बताए थे कि हम लोग कंपनी के लास्ट चैप्टर पे हैं, जो कि पिछले क्लास में आपको अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, सारा फार्मूला लिखा दिए थे, उससे फार्मूला बेसिस सवाल भी बताए थे। तो आज जो है हम लोग कंपनी का जो है लास्ट चैप्टर जो 12 में आप देखेंगे कि कंपनी का लास्ट चैप्टर है, उस लास्ट चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम लोग लेकर आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या अर्थ होता है। नहीं तो रोकड़ प्रवाह होता है, नहीं, रोकड़ प्रवाह में या तो कैश इनफ्लो होगा या तो कैश आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का सेंस या तो कैश अंदर आएगा या तो कैश बाहर जाएगा, कोई दिक्कत। अब कोई पूछ दे कि बताइए कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 वर्ष के वित्तीय स्थिति फिनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में तुलना करने के बाद, यानी कि कंपेयर करने के बाद जो परिणाम आएगा वह कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं। फिर सुनिए कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, जिसमें हम लोग 2 साल के डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर के बाद आपको पता चलेगा कि कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, जैसे मान लीजिए ये 2025 चल रहा है, तो 25 से पहले 24 आया हुआ और 25 के बाद 26 आएगा। तो अगर किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, कोई भी वस्तु को आप उठा लीजिए और पिछले साल चले जाइए और उसी वस्तु को आप इस बार उसी वस्तु से कंपेयर कीजिए, तो आपको निश्चित तौर पे है कि कैश में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। कोई बात? या जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो घर बनाना है तो जो व्यक्ति 2024 में घर बनाया, तो उनसे पूछिए कि आपको घर बनाने में ईंट लगा होगा, बालू लगा होगा, सीमेंट लगा होगा। तो अगर वो 24 में घर बनाया तो आप भी अगर 25 में घर बना रहे हैं तो आपको ये मटेरियल लगेगा, मटेरियल तो लगेगा। लेकिन उनसे पूछिए कि 2025-24 में सीमेंट का प्राइस क्या था पर बैग, एक बैग यानी एक पैकेट सीमेंट का दाम कितना था और अभी कितना है। या हो सकता है या तो सीमेंट का रेट बढ़ गया होगा या नहीं तो घट गया होगा। कोई सही बात है कि या तो बढ़ा होगा नहीं तो घटा होगा। तो कैसे पता चलेगा कि बढ़ा कि घटा? तो हम लोग 24 का जो डाटा होगा, सपोज दैट सीमेंट हो गया, रॉड हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, ब्रिक्स हो गया, और अभी सेम मटेरियल अभी लेंगे तो दोनों के प्राइस में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। जब डिफरेंस आएगा, अगर रेट बढ़ा नहीं तो उसमें ही इनफ्लो और
आउटफ्लो होगा, या तो रेट बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है कि 2 वर्ष के वित्तीय स्थिति को आपस में तुलना करने के बाद जो परिणाम आता है वह क्या कहलाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब क्या है? टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, मतलब कैश का फ्लो जो करता है उसका कितना टाइप है। अभी जस्ट बताएं कि कैश जो फ्लो करेगा उसका 2 टाइप है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अब कैसे समझेंगे कि इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? जैसे आपके पास ये मार्कर है, अगर ये मार्कर एक है ना, और एक और परचेज करेंगे ना, तो आपके यहां से पैसा जो है आएगा कि जाएगा? जाएगा। जब जाएगा तो आउटफ्लो हो गया। लेकिन यही मार्कर आपके पास एक है और इसको आप रखना नहीं चाहते हैं, इसको बेच देंगे। जब इसको बेच दीजिएगा तो ये बिक जाएगा, तो पैसा मेरे पास आएगा। जब पैसा आएगा तो इनफ्लो कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कितना टाइप्स है? 2 टाइप्स। तो हम लोग मीनिंग को समझे, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो को समझे, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या महत्व है। इसको इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, इसको एडवांटेज बोल सकते हैं, इसी को हम लोग यूटिलाइज बोल सकते हैं। अब पहला दिया है कि कैश पोजीशन, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से आपको यह पता चलेगा कि कैश का पोजीशन क्या है, या तो कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, ये पोजीशन आपको पता चल जाएगा। दूसरा है यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। कैश फ्लो बनाने से आपको ये लाभ मिल सकता है कि आप अगर कोई कैश बजट बना रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में अगर कोई बजट बना रहे हैं, तो उस बजट में आपको सहायता मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जब तक आपको कैश का पोजीशन नहीं पता होगा तब तक हम लोग बजट तैयार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तब ना 1 लाख का बजट तैयार करेंगे, अगर नहीं है तो बजट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। उसका यूज इन डेली कैश मैनेजमेंट, मतलब यूजफुल बोल रहा है कि डेली कैश मैनेजमेंट की बात बोल रहे हैं, कितना डेली एक्सपेंस हो रहा है, कितना डेली इनकम आ रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रबंध बोलते हैं। कैसे? कैश फ्लो के माध्यम से। उसके बाद क्या है कि हेल्पफुल फॉर डिविडेंड डिसीजन, मतलब हेल्पफुल बता रहा है कि आपका लाभदायकता बता रहा है कि अगर मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप समझानेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपके पास इन पैसा आएगा और जाएगा उसके बारे में जानकारी होगा, तो आप अपने शेयर होल्डर को लाभांश देने के लिए आप क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे कि कितना पैसा आया, उस पैसा में कितना लाभांश दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद कहता है कि हेल्पफुल इन फिनेंशियल प्लानिंग, मतलब क्या है कि आपको बता रहा है कि फिनेंशियल जो है वित्तीय नियोजन, यानी फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता रहा है कि अगर आपके पास पैसा है तो इन फ्यूचर में उस पैसा को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है। समझ में आया? उसके बाद हेल्पफुल फॉर फिनेंशियल कंट्रोल, अगर मान लीजिए कि पैसा आपके पास कम है और आप जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां अगर मान लीजिए कि रिटर्निंग नहीं है, तो उसके बाद हम लोग वहां पे क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, कंट्रोल करना शुरू कर देंगे कि अब नहीं, अब पैसा को इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो ऐसी दशा में उसको क्या कर लेंगे? हम लोग कंट्रोल करेंगे। उसके बाद यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फिनेंशियल एनालिसिस, पहले तो समझना होगा कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, नहीं
क्या समझना होगा कि शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है आपको बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, रेशियो जो पढ़ाए तो याद कीजिए, उसमें ही बताए थे कि शॉर्ट टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमेशा ध्यान रखेंगे इन 1 साल के अंदर, अंडर 1 ईयर्स, समझे, शॉर्ट टर्म, ओवर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म, समझ में। उसके बाद कहता है हेल्पफुल फॉर एसेट्स कैश फ्लो फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ आपको यह भी लाभदायकता बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, आपका कैश पोजीशन बता रहा है, तो आप उस कैश से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप बताइए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? नहीं। अब चलिए, अब दिया है मेजर बिजनेस एक्टिविटीज। नहीं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा। तो ये बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो, इसको टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद क्या है, फिनांसिंग एक्टिविटीज़। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको पढ़ना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको इन 3 चीज़ों से गुजरना होगा। पहला ऑपरेटिंग पढ़ना होगा, दूसरा इन्वेस्टिंग पढ़ना होगा, तीसरा फिनांसिंग पढ़ना होगा। ये तीनों हम अगल बाय सेपरेट, बाय फॉरगेट अलग अलग हम पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम लोग एक साथ क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात समझ में? जब आप अलग अलग पढ़ेंगे तो प्रत्येक का फॉर्मेट आपको मिलेगा आपके बुक में कि ऑपरेटिंग कैसे बनाएंगे, इन्वेस्टिंग कैसे बनाएंगे, फिनांसिंग कैसे बनाएंगे। इस सारा का सारा फॉर्मेट आपके बुक में दिया होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी क्लास का अकाउंट निकालिए और उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सारा का फॉर्मेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन हमेशा ध्यान देंगे कि अगर डीपली अगर फॉर्मेट देखना है तो आपको 12 के बुक में ही पढ़ना होगा। कैश फ्लो 3rd पार्ट में भी है, कैश फ्लो सेमेस्टर में भी है, लेकिन जितना डीपली 12 में दिया हुआ है उतना डीपली आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग जो बनाएंगे उस ऑपरेटिंग को कैसे बनाएंगे, ऑपरेटिंग में किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। समझिए, जब कभी भी आप ऑपरेटिंग बनाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर को लेना होगा। किसको लेना होगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर लेना होगा। यानी वर्ष के दौरान या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, उसको लेंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना है कि नॉन कैश। अब बोले ये क्या बोल रहे हैं नॉन कैश? नॉन कैश का मतलब हुआ कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश न आएगा और न ही जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश। यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में जो खर्चा होगा यानी कि एक्सपेंस होगा, उस खर्चा को ऐड करेंगे। किसमें? ऊपर जो लिखे थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे?
नॉन कैश आइटम में एक्सपेंस को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? एक्सपेंस को। और लेस किसको करेंगे? नॉन कैश आइटम में इनकम को लेस करेंगे। बात समझ में आया? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में या तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा, उसको हम लोग ऐड और लेस करेंगे। समझ में आत? तो पहली बात कि सबसे पहले ऑपरेटिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेना होगा। उसके बाद नॉन कैश आइटम को, किसको? नॉन कैश आइटम को, एक्सपेंस को ऐड करेंगे और इनकम को लेस करेंगे। अब आइए करंट एसेट्स में क्या करना है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है? चलिए, तो ऐड किसको करेंगे? नहीं, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग करेंगे ऐड। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करेंगे। उसके बाद तो लेस भी करना होगा। अब लेस किसको करेंगे? ध्यान दीजिए, तो लेस करने के लिए क्या करेंगे? डिक्रीज, डिक्रीज इन किसको? करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। बात समझ में आया? क्या करेंगे? लेस करेंगे। यानी इसको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे। उसके बाद आप जो कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस पर दे करेंगे तो आपको नीचे में या तो प्लस में आंसर आएगा या नहीं तो माइनस में आंसर आएगा। प्लस में आएगा तो फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। लेकिन माइनस में आएगा तो यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूज। यानी लिख सकते हैं कि नेट कैश फ्लो या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटिंग को पहले कवर कर लेंगे। ऑपरेटिंग से जो रिलेटेड सवाल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा कर लेंगे। अब ऑपरेटिंग के बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग ये हो गया। ऑपरेटिंग भी आएगा इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में क्या करना है? ध्यान सुनिए। इन्वेस्टिंग में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की आवश्यकता नहीं है। वहां क्या करना है? वहां पे आपको फिक्स एसेट्स पे ध्यान देना होगा। किस पे ध्यान देना होगा? फिक्स एसेट्स पे ध्यान देना होगा। किस पे? फिक्स्ड एसेट्स पे। अगर फिक्स एसेट्स बढ़ेगा तो परचेज होगा और घटेगा तो सेल्स होगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर आपके लिए फिक्स एसेट्स है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैक्टर जिस रोज खरीदने गए थे तो आपका उद्देश्य यह नहीं था कि इसको हम पुनः बेच लेंगे, और ट्रैक्टर अपने पास 1 साल से अधिक दिनों तक अपने पास रखते हैं। जब ऐसा उद्देश्य होता है तो वह कहलाता है फिक्स एसेट्स। क्या कहलाता है? फिक्स एसेट्स। तो अगर मान ली एक ट्रैक्टर था और एक ट्रैक्टर आपके पास फिर आ गया तो क्या किए? परचेज किए। तो अगर ट्रैक्टर खरीदे तो पैसा आएगा कि गया होगा? गया होगा। यानी आउटफ्लो हो गया। आप ट्रैक्टर खरीदे तो कैश आउटफ्लो हुआ। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रैक्टर था,
फिर एक खरीदे तो 2 हो गया, फिर उसमें से एक ट्रैक्टर अगर बेच देंगे तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो हम लोग बोलेंगे इनफ्लो कैश। क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा। बात समझ में? तो जब 2 साल का डाटा आपको दिया होगा उसमें तुलना करना है कि फिक्स एसेट में बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो परचेस, घटेगा तो सेल, इतना ही करना है। लेकिन ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है, किसी भी फिक्स एसेट्स पे एडजस्टमेंट दे देता है। क्या देता है? एडजस्टमेंट देता है। जब एडजस्टमेंट होगा, जब किसी भी फिक्स एसेट्स पे अगर एडजस्टमेंट है तो ऐसी दशा में आपको कंपेयर करके इनफ्लो आउटफ्लो नहीं निकालना है। क्या नहीं करना है? कंपेयर करके इनफ्लो आउटफ्लो नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप उस फिक्स एसेट्स का खाता खोलिएगा। उसमें दिया होगा फिक्स एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग, उसमें दिया होगा कि डिप्रिसिएशन, उसमें ही दिया होगा कि इतना का था, इतना में बेच दिए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, दिया होगा। जब ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो ऐसी दशा में जिस आइटम पर का दिया होगा, जिस फिक्स एसेट्स का दिया होगा, उसका आप क्या कर लेंगे? खाता खोल लेंगे। और खाता खोलने से वहाँ पे आपको मिलेगा परचेज हुआ कि सेल हुआ। समझ में आ रहा है? इतना तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। किन्हीं को कोई प्रकार का समस्या है, समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए। दिक्कत हो रहा है? नहीं दिक्कत हो रहा है। तो इन्वेस्टिंग हम लोग कर लिए। अब आएंगे किस पे? फिनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी फिनांसिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं इसको, वित्तीय क्रियाएं। अब पैसा की बात हो रहा है, यहाँ पे नन कैश की बात नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होगा, फिक्स एसेट्स की बात नहीं होगा। किसका होगा? पैसा की बात होगा। तो पैसा का जब बात होगा तो वहाँ पे हम लोग शेयर की बात करेंगे, डिवेंचर की बात करेंगे, लोन की बात करेंगे, मॉर्टेज की बात करेंगे। समझ में आया? तो उसमें अगर ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर पैसा बढ़ा तो इनफ्लो होगा, अगर पैसा घटा तो आउटफ्लो होगा। जैसे मान लीजिए इशू ऑफ शेयर एक नाम दे दिया और आपको एक नाम दिया इशू ऑफ शेयर। जैसे मान लीजिए इशू ऑफ शेयर और यहाँ दे दिया 2025 और यहाँ दे दिया 2026। 25 में शेयर का दाम था 5 लाख। कितना था? 5 लाख। अब कितना हो गया? 7 लाख। इसका मतलब पैसा आपके पास आ रहा है। शेयर इशू किए तो कितना का डिफरेंस हुआ? ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 लाख। कितने का है? 2 लाख। इसका मतलब 2 लाख आपके पास क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग डिवेंचर भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग मॉर्टेज भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग लोन भी लिख सकते हैं। बात समझ में? तो इसमें जो है इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, लोन, मॉर्टेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट की बात करेंगे। पैसा आएगा तो इनफ्लो होगा, पैसा जाएगा तो आउटफ्लो होगा। यहाँ तक समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत? नहीं दिक्कत। जब हम लोग ये भी पढ़ लिए, ऑपरेटिंग भी पढ़ लिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग पढ़ लिए, इसके बाद फिनांसिंग पढ़ लिए, जब ये तीनों पढ़ लीजिएगा तो आपको पढ़ना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं रोकर प्रवाह विवरण। इसी को हम लोग बोलते हैं रोकर प्रवाह विवरण। समझ में आया? जब हम लोग तीनों पढ़ लेंगे तब एक साथ बनाएंगे हम लोग। उस समय हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बन रहा है। कोई दिक्कत? चलिए
अब बता रहा है मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको बता रहा है कि मेथड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मेथड्स पूछा जाता है कभी कभी कि आपको डायरेक्ट बनाना है कि इनडायरेक्ट बनाना है। तो आप देख लीजिए, ये है डायरेक्ट मेथड और ये है, देख लीजिए, इनडायरेक्ट मेथड। कौन मेथड? एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो हमेशा ध्यान देंगे 99% जो है हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। किसको बनाने के लिए? ऑपरेटिंग को बनाने के लिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए, देख लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसका कोई कभी कभी पूछ देता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के ऊपर में लिखा होगा AS3, देख रहे हैं, लिखा है AS3 होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई दिक्कत? तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कंसेप्ट इसी वीडियो में हम आपको पूरा कर दिए, लेकिन फिर भी हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से 3 वीडियो लेकर आएंगे। एक लेकर आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, दूसरा लेके आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, तीसरा लेके आएंगे फिनांसिंग एक्टिविटीज़ का। अगर आपका डिमांड रहा कि नहीं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर से बता दीजिए एक बार, तो चौथा वीडियो लेके आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका बेसिक चीज़ जो था सारा बता दिए हैं, और इससे रिलेटेड प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम लोग कंपनी को द एंड कर देंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग आएंगे पार्टनरशिप में। किस में आएंगे? पार्टनरशिप में आएंगे। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो हम आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज क्लास हम यही एंड करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आपका वीडियो देख रहे हैं आप सामने कि वीडियो लंबा होता जा रहा है। नहीं, अगर आप ज़्यादा चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसीलिए क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और इतना डीपली में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाएगा। इतना डीपली पढ़ने के लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा। समझे? कि आप पेड कोर्स खरीदिए तब आप डीपली पढ़ाएंगे, नहीं तो डीपली पढ़ाने वाले कोई नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिए। इसलिए आपको हम कोर्स परचेज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं वो जमकर दबाइए उसको। समझ गए ना? ताकि सारा का सारा कंसेप्ट बिना फी का आप आसानी से पढ़ सके। कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में? और जितना बताए हैं उसके बाद आप किसी उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप ऑब्जेक्टिव कहीं पढ़ रहे हैं तो आप देखिए ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करने से नहीं होता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव घुमाया भी जाता है। इसीलिए पढ़िए, मन से पढ़िए। तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।